नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। शो की शुरुआत कर रहे हैं राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले शरद पवार की। नाम गया, चिन्ह गया, पार्टी चली गई, बड़े नेता निकल गए, जो गढ़ माना जाता रहा है वो हिल रहा है। आखिर राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले शरद पवार के साथ ये देखते ही देखते क्या हो गया, हर तरफ सवाल यही पूछे जा रहे हैं। 84 साल की उम्र में शरद पवार एक बार फिर से योद्धा बनके मैदान में उतरने की बात तो कर रहे हैं। पोस्टर वॉर हो रहा है, बयानबाजी हो रही है, पर इन सब के बीच उनके सामने चुनौतियों का पहाड़ कितना बड़ा है और इससे लड़ने की शक्ति कितनी बची है। मुंबई से ये विशेष रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एनसीपी शरद चंद्र पवार। शरद पवार की अब यही नई पहचान है। 84 साल के शरद पवार अपने राजनीतिक संघर्ष के लिए फिर एक बार मैदान में उतरेंगे। We are definitely moving Supreme Court and we are very optimistic because we know we are on the right side. दक्षिण मुंबई में शरद पवार के एनसीपी दफ्तर के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं और दफ्तर के बाहर बड़े बड़े पोस्टर्स यहाँ पर लग चुके हैं जो कि हेडलाइन में बने हुए हैं। देखें, यहाँ लिखा है जीत तो आज भी हमारी हुई है, चिन्ह तुम्हारा, बाप हमारा, यानी कि घड़ी तुम्हारी, शरद पवार हमारे, ये यहाँ पे बताने की कोशिश हुई है। वही घड़ी, वो चिन्ह जो कि शरद पवार के राजनीतिक सफर में बीते 25 सालों से उनकी पहचान रही, अब उस पर कानूनी कब्जा अजीत पवार का हो चुका है। एक और पोस्टर यहाँ पर आप देखें जो शरद पवार की अब नई पहचान है, पार्टी का नया नाम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार, ये यहाँ पर पोस्टर्स लग चुके हैं। इस पे लिखा है घड़ी नहीं तो क्या, समय बनाने वाला अब भी हमारे पास है। देखिए, चुनाव चिन्ह उन्होंने दे दिया, ठीक बात है, लेकिन आज महाराष्ट्र और देश में आदरणीय शरद पवार साहब ने जो काम किया है, वो काम अगर देखकर आप सोचे तो हर जो व्यक्ति है उनके दिल में पवार साहब बसे हुए हैं। तो हमारे लिए हमारे नेता से बड़ा चुनाव चिन्ह कोई नहीं, उससे बड़ा नाम कोई नहीं। क्योंकि आप देखिए, इस उम्र में भी, मतलब 83 वर्ष की उम्र में भी एक जो है योद्धा इस तरह से लड़ रहा है, तो हमें तो प्रेरणा ही मिलेगी और हम वो प्रेरणा लेकर आगे बढ़ेंगे और फिर से लोगों तक जाएंगे और लोगों को कहेंगे कि भाई हमारे साथ जो आप चलिए, क्योंकि हम आपकी सेवा कर रहे हैं और हमारा नेता जो है वो आपके साथ है और हमेशा आपकी सेवा करते रहेंगे। पार्टी छिनने के बाद अब शरद पवार गुट ये मान चुका है कि एनसीपी के दोनों गुटों के विधायकों की अयोग्यता पर महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर का फैसला भी उनके खिलाफ ही होगा। और अभी ये जो निर्णय लिया है, 8 दिन पहले इलेक्शन कमीशन ने ये डिसीजन लिया, 8 दिन बाद तो उन्हें निर्णय लेना था, तो अभी उनके लिए तो रास्ता साफ हो गया, तो करने दीजिए जैसे मैंने कहा। तो आपको मतलब कहीं ना कहीं उम्मीद है कि आपके पक्ष में शायद ना आए फैसला, ये भी अजीत पवार के गुट के पक्ष में? उम्मीद का सवाल का है, हम श्योर है, हमें जो हिसाब से इलेक्शन कमीशन ने किया वो भी करेंगे, करने दीजिए। जैसे मैंने कहा, जो करना है करने दीजिए, अब तो मैदान खुला है, हम लड़ने के लिए तैयार है, ब्रिंग इट ऑन। एनसीपी की देश भर में उसके विधायकों और सांसदों की कुल संख्या 81 है, जिनमें से 57 अजीत पवार गुट के साथ हैं। वहीं शरद पवार के पास 28 हैं, जबकि 6 सदस्यों ने दोनों गुटों के समर्थन में एफिडेविट दिया था। अजीत पवार ने चुनाव आयोग में याचिका दायर कर एनसीपी के नाम और चिन्ह पर दावा किया था, जबकि शरद पवार ने उन 9 मंत्री और 31 विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग की थी जो शिवसेना बीजेपी गठबंधन सरकार में चले गए। पार्टी हेडक्वार्टर, पार्टी फंड, इन सब पर अब जंग चलेगी। दोनों गुट अपना अपना अधिकार जताएंगे। शरद पवार के 6 दशकों के अनुभव के लिए ये कठिन परीक्षा की घड़ी है। पार्टी छीनने वाले को भी अब तरस आ रहा है। नहीं, वो किसी तरह से डगमगाने वालों में से नहीं। संघर्ष करना उनके जीवन का अंग है। मैं चाहता हूँ कि ये संघर्ष ना हो। मैं चाहता हूँ कि एक बड़े बुजुर्ग की हैसियत से, हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उनके विचारों पर हमने कई वर्षों से काम किया है, वो अगर हम सभी को आशीर्वाद देंगे, जहाँ पर जनादर है, बहुमत है, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। विश्लेषक मान रहे हैं कि राजनीति के चाणक्य का अब सियासी दांव कड़ा है। लोग कहते हैं कि शरद पवार बहुत सारे चैलेंजेस पहले किए हैं, सेटबैक हुआ उनमें, लेकिन अगेन हर बार वो यस बाउंस बैक करके करना होता है। लेकिन ये अभी का सिचुएशन ऐसा है, देयर इज नो, मैं खुद देख रहा हूँ, ही कैन नॉट बाउंस बैक नाउ, देयर इज नो चांस ऑफ बाउंसिंग बैक। एक तो देखो उनका उम्र जो है इट इज़ वेरी एडवांस एज, 85+, और दूसरा जो उनका तबीयत जो है हेल्थ इज नॉट ऑन वेरी ग्राउंड। और सबसे बड़ी बात है कि उनको अभी जो जिसने धोखा दिया, उनका खुद का जो नेभी जो है अजीत पवार ने धोखा दिया, जिसको उसने अपना वारिस करके उनको ट्रेन किया, बारामती से छोटे से लेके पॉलिटिकल ट्रेनिंग उसने दिया, वो शख्स ने उसको धोखा दिया। तो इतना बड़ा ट्रॉमा उनको हुआ है, उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है।
शरद पवार का अभेद्य किला समझा जाने वाला बारामती क्या बच पाएगा? अब इस पर भी चर्चा शुरू है, क्योंकि अजित पवार ने लोकसभा की बारामती सीट से भी अपना उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है। बारामती दादा के साथ रहेगी। बारामती दादा ही वहाँ काम कर रहे हैं, कहाँ रहेगी बारामती? दादा के साथ ही रहेगी। और अंतिम तक कभी ना कभी महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री, और वो भी अजित दादा के रूप में मिले, इसके लिए मुझसे लेकर सब कार्यकर्ता दिन रात एक करके मेहनत करते। पहली बात तो बारामती जो इनके नेटिव कॉन्स्टिट्यूंसी, उनका होम टर्फ है, जहाँ से वो 1967 से एज एमएलए और 1984, 1991 से वो या तो उनकी बेटी चुन के आ रही है। अब वही सीट बरकरार रखना ये सबसे बड़ी चुनौती उनके सामने है, क्योंकि जिस प्रकार से अजित पवार ने अपना पाला बदला है और जो बातें चल रही है कि हो सकता है अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार वहाँ से खड़ी होगी और बीजेपी, और एक प्रकार से अजित पवार को एक चैलेंज दिया गया है कि आप अगर बारामती में इनको डिफीट करके दिखाएंगे तो हो सकता है हम आपका मुख्यमंत्री पद के लिए वगैरह, इस प्रकार से एक जिसको बोलते हैं कैरेट दिखाया गया है, इस प्रकार से वो किया है, ऐसा बोला जाता है। लेकिन बारामती जीतना ये मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट है। ये इसके लिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आज 84 एज देखते हुए मुझे नहीं लगता शरद पवार में वो कैपेसिटी है जो 2004 के पहले थी, जब उन्होंने नई पार्टी बनाई थी और पूरा महाराष्ट्र उन्होंने टूर किया था। शरद पवार इस लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे, पर सुप्रीम कोर्ट का संघर्ष लंबा होगा और लोकसभा चुनाव करीब 100 दिन की ही दूरी पर है। सर्वोच्च अदालत से उन्हें चुनाव से पहले कोई बड़ी राहत मिलेगी, इसकी संभावना भी कम दिख रही है। एक सबसे पहले तो एक तो अवामी सतह पे उनको एक पब्लिकली उनको डील करना, ज़मीनी सतह के जो नेता है वो नहीं है, पार्टी का चुनाव चिन्ह चला गया है, कानूनी लड़ाई जारी है, वो कानूनी लड़ाई लंबी होगी, लेंदी होगी, और उसका निर्णय कब आएगा वो बोल नहीं सकते। वो लोकसभा चुनाव के बाद भी आ सकता है, लोकसभा चुनाव के आने से पहले संभव नहीं है। ये एक सबसे बड़ा वो होगा कि जिस पार्टी की बुनियाद उन्होंने रखी, जिस पार्टी के चुनाव जिनको महाराष्ट्र के पूरे गांव-गांव जाके उन्होंने फेमस कराया, आज अचानक वो उनके पास से चली गई। देखिए, पहली बात तो एनसीपी यानी जिसको बोलते हैं, पूरा महाराष्ट्र का हिसाब करेंगे तो महाराष्ट्र में कहीं भी एनसीपी नहीं है। एक क्षेत्र तक सीमित, एक क्षेत्र भी नहीं, 3.5 जिले तक है। बिल्कुल उसको इस प्रकार से बोला जाता है। 3.5 जिले यानी पूना से लेके शुरू होती है। एक जमाने में जब तटकरे इनके साथ थे तो हम बोलते थे कि तटकरे के रायगढ़ से शुरू होती है, अभी वो भी चले गए तो पूना से शुरू होती है और कोल्हापुर तक खत्म होती है। पुणे, सोलापुर, सातारा, सांगली, इन जिलों के बाहर इनका, बाकी विदर्भ मराठवाड़ा में तो कहीं भी नहीं है। अब इन जिलों के कुछ जो मराठा पॉलिटिकल फैमिलीज थे, मराठा पॉलिटिकल फैमिलीज जिनके बाप ज़्यादा कहीं ना कहीं यहाँ एमएलए या कुछ ना कुछ रहे होंगे, ये ऐसे 20 एक फैमिलीज के साथ मिलके शरद पवार हर टाइम अपने हिसाब से अपने को मानने वाले कम से कम 50 एमएलएज लेके आते थे। अब ये जो सिलसिला है ये 2024 में इसको एक मेजर टर्न आ जाएगा, क्योंकि ये यही बेल्ट है जिस बेल्ट में अजित पवार ने भी काम किया है। तो नेचुरली शरद पवार उनको तो वोट जाएंगे, लेकिन उनका कुछ ना कुछ शेयर अजित पवार के साथ जाएगा और इट विल बी असिस्टेड बाय बीजेपी वोट्स। तो नेचुरली इसका जो थोड़ा सा एक परिणाम होगा वो आज तक के शरद पवार का जो भी एक रेशो था 8 एमपीज और कम से कम 50 एमएलएज, इसके ऊपर होगा। और मुझे लगता है वो शरद पवार के ऊपर कुछ ना कुछ निगेटिव होगा। यानी ऐसा बोलना कि आज भी इसी माहौल में भी अजित पवार जाने के बाद भी फिर से शरद पवार 8 एमपीज और कम से कम 50 एमएलएज ले आ पाएंगे, तो मैं ये कभी भी हिम्मत नहीं करूंगा। और वो ज्यादा भी नहीं होगा, वो तो मैं डेफिनेटली बोलता हूँ वो कम होगा। और उनको सबसे ज्यादा, मैंने जैसे आपको बोला कि सबसे ज्यादा उनको चिंता रहेगी कि उनकी बेटी चुन के आनी चाहिए। महाराष्ट्र में प्रदेश के विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी और लोकसभा चुनावों के लिए बने इंडिया ब्लॉक दोनों के प्रमुख नेता शरद पवार हैं। लेकिन आज न तो उनकी पार्टी का नाम उनके साथ है, न ही चुनाव निशान। यही हालात उद्धव ठाकरे के लिए भी बने, लेकिन दोनों में बड़ा अंतर है। ठाकरे को परिवार के बाहर के शिव सैनिक से चुनौती मिली, लेकिन शरद पवार अपने ही भतीजे से मात खा गए।
अब सहानुभूति की बयान में गठबंधन में उन्हें भले ही उनके अनुभव को सम्मान मिलता रहे, पर सीटों के लिए उनके बार्गेनिंग पावर पर असर जरूर पड़ता दिखेगा। तभी कुछ नहीं बचा है, क्या कितने एमपीज उनके साथ में हैं, ना के बराबर है, तो क्या बार्गेनिंग करेंगे, कैसे क्या करेंगे। और दूसरा इंडिया अलायंस आप देखिए, वो खुद अभी जो है एनसीपी उसमें फूट आ गया, शिवसेना में फूट आ गया, तो इंडिया। और दूसरा नीतीश जी जाने के बाद इंडिया अलायंस में कुछ है ही नहीं रहा ना, क्या बचा है इंडिया अलायंस में। तो इट इज़ एज गुड एज नॉट बीइंग देयर, नाम के वास्ते है। आज बड़े नेता महाराष्ट्र में बाबा सिद्दीकी, अब अजीत पवार गुट में जाने की बात हो रही है। कांग्रेस बाबा सिद्दीकी उनका बेटा जीशान जो है वो जाने की बात कर रहे हैं, और वो कम से कम 10 MLAs ऑलरेडी टच में है बीजेपी के साथ। अब अभी कुछ ही दिनों में पता लगेगा कौन कौन है बोल के। एनसीपी के संघर्ष में अजीत पवार इसलिए भी मजबूत दिख रहे हैं क्योंकि वो उद्धव ठाकरे की तरह सीधे अपने पिता के नाम पर संगठन के केंद्र में नहीं लाए गए, बल्कि अजीत पवार ने अपने चाचा के साथ लंबे समय तक जमीनी सियासत सीखी और संगठन से खुद का पुख्ता जुड़ाव बनाए रखा। जहाँ तक का ये बात है कि भाई सिंपैथी की बात है, पवार साहब के साथ लोगों की सिंपैथी, लेकिन आज अगर आप देखें तो MLA के साथ एक बड़ी संख्या में लोग जो है अजीत पवार ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं। तो उनको जमीनी नेता वो कहते हैं। अब जी के जमीनी नेताओं की जो संख्या है, ज़्यादातर ज़मीनी नेता, भुजबल, आप भुजबल को ले लीजिए, भुजबल ज़मीनी नेता है, तटकरे कोकन का ताकतवर आदमी है, हसन मुशर्रफ मुस्लिम चेहरा है, वो तमाम के तमाम अजीत पवार ग्रुप के साथ है। तो इस वक्त शरद पवार ग्रुप के साथ देखा है तो जितेंद्र आव्हाड, जयंत पाटिल के अलावा और बड़े नेता कौन है? शरद पवार की पार्टी में अजीत पवार का वही रोल रहा जो कि बाल ठाकरे की शिवसेना में राज ठाकरे का था। दोनों ने ही चाचा से राजनीति सीखी और खुद से इसे अनुभव भी किया। हालांकि इस संघर्ष में अजीत पवार का सफर ही मुकम्मल दिखता है। प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल जैसे पार्टी के दिग्गज नेता का साथ भी नहीं। भतीजे की अपनी बड़ी हुई पहचान के सामने अब बेटी को असली उत्तराधिकारी के तौर पर पेश करना भी आसान नहीं होगा। सुप्रिया सुले के लिए एक्सेप्टेंस होगा पार्टी के भीतर? अभी तो नहीं है, ये दिखा है। अभी के नंबर गेम में 40 लोग तो नहीं है, दिखा है। और वो 40 क्यों गए हैं? तो सत्ता मिल रही है इसके लिए गए हैं। अब ये जनता एक्सेप्ट करेगी कि नहीं, ये 2024 बताएगा। और जनता एक्सेप्ट करने से अच्छा है, मेरे से भी बढ़कर मेरे लिए है बारामती। वो किस परसेंटेज से लेके आते हैं, बारामती में वो चुन के आती है क्या, वो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना 10 जून 1999 को हुई थी। पार्टी के संस्थापक थे शरद पवार, PS संगमा और तारिक अनवर। तीनों पहले कांग्रेस का हिस्सा थे, लेकिन सोनिया गांधी के कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए जाने का इन्होंने विरोध किया, इसलिए पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किए गए और तब जाकर एनसीपी की इन्होंने नींव रखी। अपने सियासी सफर में सभी दलों के चहेते माने जाने वाले शरद पवार अपनों के सामने ही हार गए। अब इस हार से इनके सियासी सफर का क्लाइमैक्स लिखा जाएगा या फिर घड़ी की सुई एक बार फिर से इनकी ओर घूमेगी, ये वक्त ही बताएगा। मुंबई से कैमरामैन परेश के साथ पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया। और अब बड़ी खबर आ रही है मुंबई के दहिसर इलाके से, जहां शिवसेना उद्धव गुट के नेता अभिषेक घोसालकर पर गोली चली है। मुंबई में शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता अभिषेक घोसालकर की हत्या हो गई है। इस हमले के दौरान अभिषेक पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, जिसमें उन्हें 3 गोलियां लगी। शिवसेना नेता को एक स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया था, या उन्होंने दम तोड़ दिया। अभिषेक पर हमला करने के कुछ देर के बाद हमलावर ने खुद भी खुदकुशी कर ली। वारदात के वक्त अभिषेक उसी हमलावर के साथ बैठकर फेसबुक लाइव कर रहे थे। अब पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें NDTV इंडिया। नमस्कार।